एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दशक का पहला बजट पेश किया और इस बजट में सबसे बड़ी खासियत ये रही कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत सारी स्कीम्स दी गई। 100 सैनिक स्कूल से लेकर बहुत सारी योजनाओं में इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, पहले तो आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पे। सर, इस बजट को पहली प्रतिक्रिया अगर आप देखें तो इस बजट को किस रूप में लेते हैं एजुकेशन के हिसाब से? मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बजट को इन परिस्थितियों में एक ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है, आम व्यक्ति का बजट कहा जा सकता है और विषम परिस्थितियों से लड़ने का और शिखर पर पहुंचने का बजट कहा जा सकता है। जहां तक शिक्षा का अपने प्रश्न है, आपको मालूम है 100 सैनिक स्कूल का नाम लेते ही लोगों में ऊर्जा पैदा होती है और एक साथ 100 स्कूल होंगे। 15,000 अटल आदर्श स्कूल जो देश के हर ब्लॉक में देश के कोने कोने में होंगे। बेसिक स्कूल होगा, जूनियर होगा, हाई स्कूल होगा, इंटर होगा और ये ऐसे आदर्श होंगे जिसको देख करके कैसे नई शिक्षा नीति के आधार पर ये स्कूल खड़े होंगे देश के अंदर, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और उस ब्लॉक में उसको नीचे तक भी लीडरशिप देंगे। इधर आप देखेंगे तो लद्दाख जैसे जगह में केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए, और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब मातृभाषा में इंजीनियर भी होगा और मातृभाषा में डॉक्टर भी बन सकेगा, तो भारतीय भाषाओं के अनुवाद का जो सशक्तिकरण का है उसके लिए भी एक अलग संस्थान खोला जाएगा। उच्चतर शिक्षा आयोग स्थापित करके उसके नीचे 4 परिषदों को गठित करेंगे ताकि उच्च शिक्षा में नीचे तक कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है और शिखर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, बहुत प्रभावी तरीके से ये आयोग काम करेगा। और आपको मालूम है कि इस देश में यदि देखेंगे तो अधिकांश जो विदेशों में जाते हैं बच्चे, वो शोध और अनुसंधान के लिए जाते हैं। अब देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जन अनुसंधान का नारा दिया, एक वक्त था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक वक्त था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा दिया था, और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विज्ञान के बाद अब अनुसंधान की ज़रूरत है और जय अनुसंधान का नारा उन्होंने दिया। उसी के तहत आपने देखा होगा कि पहली बार 50,000 करोड़ रुपया केवल शोध और अनुसंधान के लिए मिलेगा। अब कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर के लोग, जैसे अभी आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र अभी हमारे आईआईटी में शोध और अनुसंधान के लिए यहाँ आ रहे हैं, जिनके साथ एमओयू हो गया। ये शोध और अनुसंधान की परंपरा को सालों से ज़रूरत थी, इसकी सालों से निश्चित रूप में, और इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ के लगभग 8 लाख छात्र आज दुनिया में पढ़ रहे हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ के लगभग चला जाता है। हमारे पास प्रतिभा और पैसा दोनों लौट कर नहीं आती, तो इसलिए अब नई शिक्षा नीति वही जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला बन करके ये नई शिक्षा नीति आई है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ भारत केंद्रित होगी, ये स्कूली शिक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होगा, वहीं हम पूरी दुनिया के शिखर पर शोध और अनुसंधान के साथ भी जाएंगे। अभी भी हम स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 129 विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, अब ये बढ़ेगा। निशंक जी, कश्मीर को लेकर इस बजट में काफ़ी योजनाएं लाई गई, कश्मीर और लद्दाख को लेकर, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और क्या क्या योजनाएं? मैं ये समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ा यदि सामाजिक परिवर्तन किसी क्षेत्र में आया है तो जम्मू कश्मीर में आया है। मैं स्वयं वहाँ गया हूँ, किस तरीके से लोगों को लगता है कि हाँ, असली आज़ादी अब उनको मिली है। भारत की प्रगति में, भारत की मूल धारा में, कहते हैं अपने को विकास की दौड़ में लाना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार लगा। इसलिए वहाँ शिक्षा, अनुसंधान, अवस्थापना, सब क्षेत्रों में
बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है उन पर कि हाँ, उनके साथ जो इतने वर्षों तक जो लोग उनको दबा करके रखे हुए थे, अब उनको ज़रूरत है इस समय विकास की। और उसी के तहत हम लोगों ने हमारा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में IIT है, NIT है, IIIT भी, भविष्य की अच्छी संभावनाएं होंगी। अभी IIM है और विश्वविद्यालय हैं। अभी लद्दाख में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का है। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए तो ये वरदान है। निशंक जी, इतनी अच्छी योजनाएं आपने बताई, सैनिक स्कूल बताया आपने, तमाम और आवासीय स्कूल बताया जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार हमलावर है कि आप लोगों ने देश को बेचने वाला बजट पेश किया है। आपने प्रॉपर्टी बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सरकारी जो ज़मीनें हैं वो बेच दी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने कल ट्वीट किए, ममता बनर्जी ने कहा तो एंटी कंट्री ये बजट है। इसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? इसको कैसे डिफेंड करते हैं, काउंटर करते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि लोग इनकी बातों में अब विश्वास करते हैं? सच बात तो ये क्या बोलते हैं, अब लोग इनके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। लोग ये बजट आने से पहले ही यदि आप लोगों से पूछते कि ये क्या बोलने वाले हैं तो वो पहले बता देते। जब बजट भी नहीं आया तभी बता देते कि ये क्या क्या बोलेंगे। वो सबको पता है। जब सकारात्मक चीज़ें होती हैं, कोई अच्छा भी तो बोलो। उसके लिए दम चाहिए, ताकत चाहिए, उसके लिए विज़न चाहिए। आलोचना तो कभी भी कोई कर सकता, वो सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन आप स्वीकारो ना कि हाँ ये हुआ है, हाँ सुझाव भी दो, अच्छा है। जैसे हमने नई शिक्षा नीति को लागू किया, उससे पहले बनाने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार किया और लोगों के जो सुझाव है हमने डाले। लोगों को खुशी है कि नहीं, हमने ये सुझाव दिया था, आपने ये किया और अच्छे सुझाव भी आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो चर्चा कर रहे थे उनके एक सुझाव भी नहीं आए। मुझे लगता है यदि वो चर्चा करते तो मैं उनको पूछता फिर। लेकिन हमने इसलिए इस बजट में भी हमारे देश की वित्त मंत्री ने तमाम स्थानों पर जा कर परामर्श किया लोगों से, उसके बाद ये बजट आया। एक अंतिम सवाल, चूँकि शिक्षा मंत्री हैं आप, देश में बहुत बड़ा ये विभाग है, उस लिहाज से अगर बात करें तो इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में अगर हम बात करें? नहीं, देखिए नंबर की तो आप जान ही सकते हैं कि आम आदमी नंबर दे रहा है, गरीब नंबर दे रहा है, मजदूर नंबर दे रहा है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा सेक्टर होता है। स्वास्थ्य, किसी आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस घनघोर विपत्ति के समय में जो संकट था कोरोना का, पूरी दुनिया में जो उदाहरण प्रस्तुत किया, लोग समझते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट विजन है, उनको प्राथमिकताएं भी तय हैं, उनको परिस्थितियाँ भी पता हैं और उनको टारगेट भी पता है और रास्ता किधर से है वो भी मालूम है और कैसे करके दौड़ना है और किसको दौड़ाना है और कैसे करके टारगेट को प्राप्त करना है ये भी मालूम है। और इसलिए बजट यदि देखेंगे आप तो भरपूर चीज़ें हैं। जिस समय जिस बात की ज़रूरत है देश को, यदि ज़रूरत इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो वहाँ हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उन्होंने बखूबी इस बात को कहा है। हमारे देश में मज़दूर जो बाहर से जो वापस आ गए हैं, अपने गांव में हैं, आत्मनिर्भर भारत कैसे खड़ा हो सकता है, फिर खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने जिस तरीके से किया, बहुत गजब का है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, शिक्षा मंत्री देश के। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये जो बजट है देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाला है, देश की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।